Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है ये कैसे होता है, कितने सालों में एक बार इंडिया का इलेक्शन जो है होता है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, इनमें इलेक्शंस कैसे होते हैं, फिर इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया में कैसे इलेक्शंस कंडक्ट कराता है और कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, क्या इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, ये सब हम ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले। नाउ बिफोर proceeding with the chapter, if you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. This is my YouTube channel. Now let's begin with the topic. अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है छोटी स्टोरी से। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये हरियाणा की 1987 की स्टोरी है। यहाँ पे जो लोग होते हैं, ठीक है, ये गांव में लोग होते हैं, ये बैठे हुए एक लीडर के लिए। ठीक है, एक जो लीडर है वो आने वाला है, उनको विजिट करने वाला है। ठीक है, एक जो लोग है उसके लिए बहुत टाइम से रुके हुए, और जितने बार कोई गाड़ी आती है तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लीडर है अभी आएगा फिर आएगा। ठीक है, ये लीडर का नाम है देवीलाल। ठीक है, ये लीडर का नाम है देवीलाल। अभी ये जो देवीलाल जो लीडर है ये चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, जो हरियाणा की जो संघर्ष समिति है उसका चीफ है। ठीक है, ही इज एड्रेसिंग द मीटिंग इन कर्नल ऑन थर्सडे नाइट। द 76 ईयर ओल्ड लीडर इज वेरी बिजी मैन दिस डेज। अभी ये 76 ईयर्स ओल्ड लीडर है और ये इलेक्शन का टाइम है। ये कौन सा टाइम है? इलेक्शन का टाइम है। और ये इलेक्शन के टाइम में ये जो लीडर है जो 76 ईयर्स का है, मतलब बहुत सीनियर लीडर है, ये क्या कर रहा है? हर जगह पे रैलीज कंडक्ट कर रहा है, हर जगह पे अपने विजिट्स दे रहा है, अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ही स्टार्ट्स इट्स डे एट 8 AM। अभी उसका जो दिन है वो कब शुरू करता है? 8 बजे करता है सुबह, और रात को खत्म कब होता है? 11 बजे खत्म होता है। अभी इतना काम वो कर रहा है, हर जगह पे अपना जो एडवर्टाइजमेंट, अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट है या अपना जो शो ऑफ है वो कर रहा है हर जगह पे। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस द 9 इलेक्शंस मीटिंग सिंस मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग से उसने 9 इलेक्शंस मीटिंग्स को कंडक्ट किया है, उसने विजिट्स दिया है। मतलब देखो कितना सीरियस या कितना डेडिकेटेडली ये काम कर रहा है या विजिट दे रहा है ड्यूरिंग द इलेक्शन। Been constantly address public meeting for the past 23 months and preparing for the election। अभी ये कब से कर रहा है? ये पिछले 23 मंथ से इलेक्शन चलने वाले हैं, इसीलिए ये सब प्रोसेस ये लीडर कर रहा है। अभी 2024 में इंडिया के भी इलेक्शंस होंगे, तो ये इंडिया के इलेक्शन में भी देखो अभी सब लीडर्स बहुत जोरों शोरों से अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपना जो व्यूज है विजन से सामने रखेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। सिंस 1982 द स्टेट हैज बीन रूल्ड बाय। अभी हरियाणा, यहाँ पे जो स्टेट है ये हरियाणा की बात हो रही है। ठीक है, हरियाणा जो स्टेट है ये कौन से गवर्नमेंट से रूल कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। ठीक है, चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट नया युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल। अभी ये जो नया लीडर है, ठीक है, ये जो नया लीडर है देवीलाल, ये क्या कर रहा है? नई पार्टी, एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है नया युद्ध, और उसकी नई पार्टी भी बना रहे हैं, पार्टी का नाम है लोकदल। इस पार्टी ज्वाइंट अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस। अभी कांग्रेस को हराने के लिए ये बाकी के जो छोटे मोटे पार्टीज होते हैं, स्मॉल पार्टीज जो होती है, इनको क्या करता है? यूनाइट करता है और कांग्रेस को हराने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट वो अलायंस करने की कोशिश कर रहा है। In election campaign, Devilal said that if the party won the election, his government would waive the loans of the farmers and small businesses। अभी देवीलाल लोगों को क्या प्रोमिसेस देता है? जो लोग हैं वहां के, वो लोगों को प्रोमिसेस देता है कि अगर हम इलेक्शन में जीत गए तो जितने भी फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन है हम वो क्या करेंगे? वे ऑफ कर देंगे, मतलब वो माफ कर देंगे, किसी को कोई लोन पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा अगर वो चुन के आए तो, वोट करके आए तो। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और ये क्या प्रॉमिस करता है कि जब गवर्नमेंट उसके हाथ में आएगी, जब वो सीएम की चेयर पे बैठेगा, तो सबसे पहले काम ये लोन वेवर का ये काम करेगा। लोकदल एंड इस पार्टीज वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। अभी ये जो लोकदल है ये कितने सीट्स जीत जाता है? 76 सीट्स जीत जाता है आउट ऑफ 90। ठीक है, लोकदल अलोन वन 60 सीट्स एंड दस हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स। अभी जो कांग्रेस है उसको बस 5 ही सीट्स मिलते हैं, और लोकदल को अकेले को 60 प्लस मिलते हैं, और उसके उनके जो रिलेटेड पार्टीज होती है उनको 76, मतलब बाकी के मिलते हैं 16 जो हो सकते हैं। तो 60 प्लस 16, इसलिए ये 76 दिखाया जा रहा है, मतलब ये लोकदल के लोगों के मेंबर्स के इलेक्टेड होंगे ये। ठीक है, द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। अभी जो लोग थे उन्होंने क्यों लोकदल को वोट किया? क्योंकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, लोग उससे परेशान हो गए थे कि कांग्रेस कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दे वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस। बट जो लोग थे, ये देवीलाल जी ने जो भी प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे? लोन सबका वे ऑफ कर देंगे, किसी को लोन पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दे इलेक्शंस वेर हेल्ड, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन द फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। तो इसलिए सब लोगों ने किसको वोट किया? ये लोकदल, ये पार्टी को वोट किया उनके प्रोमिसेस के हिसाब से।
वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वेर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। अभी एक बार इलेक्शंस हो गए, हरियाणा में इलेक्शंस खत्म हो गए, दो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी नया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? देवीलाल। अभी नया चीफ मिनिस्टर बनेंगे देवीलाल, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड एमएलएज ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज द लीडर। अभी जितने भी एमएलएज लोकदल जो पार्टी है, ये लोकदल जो है ये पार्टी है, ठीक है। ये पार्टी के जितने भी एमएलएज चुन के आए, ठीक है, या इलेक्ट होके आए, तो ये एमएलएस क्या करेंगे? वोट करेंगे कि सीएम कौन होगा, ठीक है। तो देवीलाल ये जो सीनियर लीडर थे इनको सीएम बनाया गया। अभी जो गवर्नर है, हर एक स्टेट के एक गवर्नर होते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा स्टेट के एक गवर्नर भी हो सकते हैं, पर मिनिमम एक गवर्नर होता है एक स्टेट का। तो अभी ये जो गवर्नर है हरियाणा के, वो क्या कर रहे हैं? वो इन्वाइट कर रहे हैं देवीलाल जी को उनका गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। अभी 3 दिनों के बाद ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? वेविंग द लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो ये जो प्रॉमिस था उन्होंने यहाँ पे पूरा किया है और यहाँ पे लोगों का जो भरोसा था यहाँ पे कायम रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद पहला काम कौन सा किया है? लोन पे ऑफ कर दिए सबके, ठीक है। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। अभी ये जो पार्टी है इनकी, ये अगले 4 साल तक रूल करती है। द नेक्स्ट इलेक्शन वेर हेल्ड इन 1991, but this time the party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government। मतलब अभी 1991 के बाद जब दूसरे इलेक्शंस हुए, सेकंड इलेक्शंस हुए, तो यहाँ पे वो देवीलाल की जो पार्टी थी वो वापस चुन के नहीं, इस बार वापस कौन सी पार्टी चुन के आई? कांग्रेस गवर्नमेंट की पार्टी चुन के आई। मतलब एक बार एक पार्टी को चांस मिल गया, फिर उसके बाद दूसरे पार्टी को चांस मिल गया, ऐसे जो इलेक्शन में होता ही रहता है। कंक्लूजन, अभी ये जो पूरा अपन ने स्टोरी देखा, इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इलेक्शंस कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो इलेक्शंस है ये पॉलिसी चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा की हम बात करेंगे, हरियाणा में पहला कांग्रेस गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज थी, उनके अलग अलग फ्रेमवर्क था। फिर उसके बाद जो देवीलाल जी थे, उनका गवर्नमेंट आया, देवीलाल जी ने अलग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, उन्होंने अलग अलग प्रॉमिसेस किए कि लोन्स पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जब भी इलेक्शंस होता है तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज इलेक्शन के बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इफ द पीपल आर अनहैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। अभी इलेक्शन से और एक क्या फायदा होता है कि अगर लोगों को लग रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जो कोई अच्छे से काम नहीं कर रही, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसको वोट नहीं करेगी और जिसको फेवरेबल वोट होगा वही गवर्नमेंट चुन के आएगी। तो ये लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है? राइट टू चूज गवर्नमेंट मिल जाता है। राइट टू चूज गवर्नमेंट मतलब लोगों को लगा कि कोई काम नहीं कर रहा है तो अगले इलेक्शन में उसको हरा भी सकते हैं। पार्टी दैट बैक्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है? अगर सेंट्रल लेवल की हम बात करेंगे, ठीक है, सेंटर और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे जिसके पास लोकसभा में ज्यादा सीट्स होंगे या ज्यादा एमपीज लोकसभा में जिस भी पार्टी के होंगे, वो पार्टी का क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और वैसे सेम स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसके एमएलए ज्यादा होंगे, ठीक है, जिसके भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं, ये मेंबर्स जो होते हैं जिसके जो पार्टी के मेंबर्स ज्यादा होंगे, वही पार्टी का क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। चीफ मिनिस्टर बनता है। Election takes place regularly in a democracy. There are more than 100 countries in the world which elections takes place to choose people's representative. अभी इलेक्शन जो है ये डेमोक्रेसी का बहुत क्रूशियल पार्ट है। विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, ठीक है। तो मोर देन 100 कंट्रीज, वर्ल्ड में भी 100 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो अपना गवर्नेंस कैसे करती है? इलेक्शन से करती है। मतलब वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। वाई वी नीड इलेक्शंस, अभी जो इलेक्शंस है इसकी जरूरत क्यों है? किसी भी कंट्री की अगर इलेक्शंस की हम बात करें, अगर इंडिया में भी इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो इंडिया में इलेक्शंस की क्या जरूरत है? ठीक है, लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अभी ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं जहां पे इलेक्शन होते ही नहीं है। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोगों की कंट्री है, एक कंट्री है, वहां पे 100 लोग है, बस 100, ठीक है, 100 पीपल आर देयर इन अ कंट्री। अभी ये जो 100 लोग है वो पूरा अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है, अपना जो एक्टिविटी है वो खुद कर सकते हैं, उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपनी कंट्री हर एक डिसीजन में वो खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्डिक कंट्रीज होती है, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वहाँ पे सीधा लोग खुद होके पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी। पर ये जो है, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़े कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडिया जैसी जो कंट्री है, जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है, तो ऐसे कंट्रीज में ये सब करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एक आदमी, अगर इंडिया की 138 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, तो 138 करोड़ लोगों को अगर डिसीजन मेकिंग का चांस मिले तो डिसीजन कभी होगा ही नहीं। अगर हो भी गया तो बहुत डिले डिसीजन होगा।
नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक द डिसीजन ऑन द मैटर। मतलब हर एक आदमी के पास उतना टाइम भी नहीं हो सकता और उतना नॉलेज भी नहीं हो सकता कि वो किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी है वहां पे कैसे रूल होता है, रिप्रेजेंटेटिव से रूल होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, अगर एक जनरल पॉपुलेशन है, ये जनरल पॉपुलेशन मतलब 4-5 लोग है, तो 4-5 लोग क्या करेंगे, अपने एक लीडर को चूज करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। जो स्टेट की अगर बात करेंगे तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं कर सकते तो कोई दूसरा वे है क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने का? ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। मतलब अगर रिप्रेजेंटेटिव को एज और एक्सपीरियंस, इंडिया में आज अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम आपको आपकी एज होनी चाहिए 35। ठीक है, 35 एज से ज्यादा हो तो ही आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। मतलब अगर इलेक्शन रखना भी है रिप्रेजेंटेटिव के लिए तो उसकी क्या एज होनी चाहिए, उसको क्या कितना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास कितना एजुकेशन होना चाहिए, उसके पास कितना नॉलेज होना चाहिए। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल। पर अगर कोई आदमी का नॉलेज टेस्ट करना है तो वो कौन से बेसिस पे हम नॉलेज टेस्ट करेंगे, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। let us say people can resolve these difficulties clearly, such as place does not require election. The mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them whenever they want is called as election. अभी जो इलेक्शन है इसका मतलब क्या होता है कि जब रेगुलर इंटरवल्स में जब एक गवर्नमेंट आती है फिर उसको वोटिंग वापस किया जाता है, वापस नए गवर्नमेंट को चांस मिलता है रूल करने का, गवर्न करने का, इसको इलेक्शन बोला जाता है। Therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy। तो अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, फॉर एग्जांपल इंडिया की हम अगर बात करेंगे तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो वो गवर्नमेंट को दूसरे लोगों को भी चांस मिलने के लिए या इक्वल हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए कि गवर्नमेंट चलाना है, गवर्नमेंट को रूल करना है, सब लोगों का सुनना जाना चाहिए, सब लोगों का सुना जाना चाहिए और सब लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। इसी के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इन एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मेनी चॉइसेस। अभी इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। वो पहले वोटर को क्या चॉइस होता है कि उनके लॉस कौन बना सकता है, वो जो लॉ बनाएगा उनको वो वोट करके क्या करेंगे, जिताएंगे वोटिंग में, इलेक्शन में। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। मतलब उनके पास अथॉरिटी है कि कौन से लोगों ने या कौन सी पार्टी ने अपना गवर्नमेंट बनाना चाहिए और उन्होंने कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट ऑन लॉ मेकिंग। अभी जो वो लोग जो है कंट्री के जो लोग हैं वो चूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए और गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। अभी इलेक्शंस बहुत सारे वेज में हो सकते हैं, कोई डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और मेजोरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे इलेक्शन होता है। पर नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है वहां पे भी इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल चाइना जो है ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो चाइना जैसे भी कंट्रीज इलेक्शन कंडक्ट कराती है, भले ही डेमोक्रेटिक नहीं है। मिनिमम कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए मिनिमम पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हर एक आदमी जो है कंट्री में उसको राइट होना चाहिए कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो उसको क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। मतलब उसके पास चॉइस करने के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। मतलब कैसे चाइना में कैसा होता है कि चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो हाईएस्ट पोस्ट है वो प्रेसिडेंट का है। तो प्रेसिडेंट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या करती है, उनके 3 या 4 लोग होते हैं, एक ही पार्टी के लोग होते हैं, उनमें से ही लोगों को क्या करना पड़ता है, वोटिंग करना पड़ता है, ये तीनों में से एक को। ठीक है, तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में क्या होने चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए अलग अलग पार्टीज से। जैसे कि इंडिया में बीजेपी है, इंडिया में कांग्रेस है, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, फिर इंडिया में शिवसेना है। तो ये अलग अलग पार्टी से लोगों को क्या मिलना चाहिए, चॉइसेस मिलने चाहिए कि किसको हम रिप्रेजेंटेटिव बनाए। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। अभी इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए। अभी इंडिया में इलेक्शंस कितने साल में एक बार होते हैं, 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, तो रेगुलरली होते हैं। द कैंडिडेट प्रेफर बाय द पीपल। अभी जो कैंडिडेट है
कोई भी कैंडिडेट अगर किसी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए खड़ा हो रहा है या चीफ मिनिस्टरशिप के लिए खड़ा हो रहा है, तो ये कैंडिडेट जो है ये लोगों से चुना हुआ चाहिए या लोगों ने प्रेफर किया होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। अभी जो इलेक्शन जो हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, ना कि उसमें कोई मतलब गलत चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि माल प्रैक्टिसेस है, इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस होती है, जो लीडर होता है वो डरा के धमका के पैसे दे के वोट्स छीनता है, लोगों को तकलीफ देता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सब लोगों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अभी जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, आपके भी स्कूल्स में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये कॉम्पिटिशन अगर स्टूडेंट्स के बीच में आप लगा रहे हो तो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अभी कोई भी कॉम्पिटिशन होता है उसके दोनों इफेक्ट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है। अगर आपके स्कूल के बारे में हम बात करें कि अगर स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो पॉजिटिव क्या है, इससे बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जिससे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी क्लैरिटी डेवलप हो जाती है। नेगेटिव क्या है, उसमें बच्चों में झगड़े लग जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन के इसमें झगड़ा स्टार्ट करते हैं। तो कंपटीशन के जो होते हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब इन द सेम वे इलेक्शंस में भी पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे और नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। आज तुम लोग देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं एक दूसरे के ऊपर कितना गुस्सा करते हैं, कितना एक दूसरे को बदनाम करते हैं, सब चीज़ें की जाती है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिशन का नेगेटिव है। पर पॉजिटिव क्या है, जो पॉलिटिशियंस है, जो पार्टीज है, वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है, किसके लिए झगड़ा कर रही है, वो लोगों के लिए झगड़ा कर रही है। ये पॉजिटिव है, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन पार्टीज में होगा उतना सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया के लोगों को होगा। Elections are all about political competition. This competition takes various forms. Most evolved form is the competition among the political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among the several candidates. अभी जो इलेक्शन की हम अगर बात करेंगे, किसी कंट्री के इलेक्शन सिस्टम की अगर बात करें तो इलेक्शन में ये जो कंपटीशन है किस में हो जाती है, ये पार्टीज में होती है। फॉर एग्जांपल आज सबसे बड़े जो राइवल है ये है कांग्रेस, सबसे बड़ा राइवल है, किसका राइवल है, बीजेपी का राइवल है। तो ये जो राइवलरी इनकी बहुत चलती रहती है, अलग लेवल पे चलती होती है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भी अगर पार्टीज के भी और अपन इनसाइड द पार्टी जाए तो वो कॉम्पिटिशन, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स के बीच में भी क्या होता है, राइवलरी होती है, ठीक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी का जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है और दूसरे पार्टीज की गलतियां गिनाता रहता है। इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं होता तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में पॉइंटलेस हो जाता है, कोई यूज ही नहीं होता। अगर कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई उसको अपोज करने वाला ही नहीं है, एक ही आदमी काम कर रहा है, तो ही विल बिकम अ डिक्टेटर एट द एंड ऑफ द डे। तो कॉम्पिटिशन अगर नहीं है तो कोई डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे दिया है, वोटर इन अ जोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। अभी जब 1947 में इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंडिया के अलग अलग यूनिट्स बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स को तुम इंडिया इमेजिन कर सकते हो, ये इंडिया है, ठीक है। अभी हर इंडिया को अलग अलग यूनिट्स में क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अभी जो लोग हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अभी ये जो है ये एक यूनिट रहेगा, ये जो बॉक्स है ये पूरे बॉक्स को आप इंडिया इमेजिन कर सकते हो। और ये एक बॉक्स का ये जो एक पॉइंट है ये एक यूनिट है, ये क्या है, एक यूनिट। अभी ये एक यूनिट है, यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन होगी एक यूनिट में जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो क्या चूज करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता है। तो ये एक बॉक्स एक क्या हो जाता है, ये वन कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता है, ठीक है। ऐसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। अभी डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन, अभी जो कंपटीशन है उसके मैंने बताया था नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहेंगे। क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। अभी डिसयूनिटी मतलब जो लोग हैं उसमें क्या हो जाते हैं, लोगों में दरारें आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो बीजेपी के जो फॉलोअर्स है वो अलग हो जाते हैं, कांग्रेस के जो फॉलोअर्स है वो अलग हो जाते हैं, तो लोगों में क्या हो जाती है, डिसयूनिटी आ जाती है। अभी वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, ठीक है। एलिगेशंस लगाते हैं मतलब वो एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पार्टी है ये फ्रॉड कर रही है, जो पार्टी है जो स्कैम कर रही है, बहुत पैसे खा रही है। तो एक दूसरे को एलिगेशंस लगा लगा के वो क्या करते हैं, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। वो डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, ठीक है। डर्टी ट्रिक्स मतलब जो लोगों को पैसा देके वोट्स खरीदना, लोगों को चीज़ें देके या गुड्स देके वोट्स खरीदना, या लोगों को दारू देके या अल्कोहल पिला के वो वोट खरीदना गरीब लोगों का, ठीक है। तो ऐसे फेक प्रोमिसेस देके भी ये क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। द
to the pressure to win the election fights does not allow sensible long term policies to be formulated। अभी ये जो प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज पे, जो जीतने का, इलेक्शन जीतने का जो प्रेशर होता है, वो ऐसे प्रेशर में वो ऐसे पॉलिसीज फ्रेम नहीं कर पाते जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, ऐसी पॉलिसी फ्रेम करते हैं जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन होता है ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो बस जीतने के लिए अपने स्टेप्स लेती है, एक्शंस लेती है। सम गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter the arena। they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition। अभी जो कंट्री में जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे घर के लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों एंटर नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है, इतनी कंपटीशन हाई होती है, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, इतने एलिगेशन लगाए जाते थे कि जो मिडिल क्लास के जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में जाने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी जो इज्जत है, अपनी जो गाँव में इज्जत है, वो खराब हो जाएगी, पॉलिटिकल लोग क्या करेंगे, अपने को बाद में तकलीफ देंगे। Next है issues with the political competition। Our constitution makers opted for free competition in election as the way to select our future leaders। They did so because the system works better in a long run। अभी इंडिया का जब 1947 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इंडिया के जो लीडर्स थे वो टाइम पे, उन्होंने इंडिया का जो पॉलिटिक्स था उसमें कंपटीशन रहने दी, या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये लॉन्ग रन में किसको बेनिफिट देगा, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को बेनिफिट देगा। ठीक है, in reality political leaders all over the world are motivated by the desire to advance their political careers। अभी पर रियलिटी में क्या हो रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो किसके लिए पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, पॉलिटिकल करियर क्यों बना रहे हैं? इन द सर्च ऑफ पावर। उनको पावर चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। इन एन आइडल पॉलिटिकल सिस्टम लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू सर्व देम। ठीक है, एक आइडल जब पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें, आइडल मतलब जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है, तो यहाँ पे अगर ऐसे हर चीज़ परफेक्ट, उसमें अगर बात करेंगे जो लीडर्स होंगे वो क्या मोटिवेशन से काम करेंगे, या क्या मोटिवेशन से वो compete करेंगे लोगों को सर्व करने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल मतलब लोगों का भला करने के लिए वो पॉलिटिक्स में आएंगे। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरली इन सच एन आइडल वर्ल्ड बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन द रियल लाइफ। अभी जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हेल्दी है, पर रियल वर्ल्ड में ये सब चीजें एग्जैक्टली नहीं होती। रियल वर्ल्ड इज फार मोर डिफरेंट फ्रॉम दिस इमेजिनरी आइडल वर्ल्ड। अभी जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इट इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडल वर्ल्ड। अभी जो आइडल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे सब परफेक्ट है, लीडर्स अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, लीडर्स जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अभी जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्यों पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं? इन द सर्च ऑफ पावर। उनको क्या चाहिए होती है? सत्ता चाहिए होती है, उनको पावर चाहिए होती है, जिससे कि वो क्या करे, अपना पावर एक्सरसाइज करे और सोसाइटी में उनका ऊंचा ओहदा होना चाहिए। विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो लोगों को सर्व तो करना चाहते हैं या लोगों के लिए काम तो करना चाहते हैं, पर ये उनकी पूरी सोल ड्यूटी नहीं होती, या वो रिस्क नहीं लेते कि बस लोगों के लिए काम करना है, वो खुद का भी डेवलपमेंट उसमें बहुत कर लेते हैं। समटाइम्स दे विश टू सर्व द पीपल, they may not know what is required to do so or their ideas may not match what the people really want। मतलब कुछ टाइम पे तो ऐसा भी होता है जो लीडर्स होते हैं उनके डिमांड्स या उनका जो काम करने का तरीका होता है वो लोगों के तरीकों से मैच नहीं करता। जो लोगों को चाहिए होता है उसके लिए वो काम नहीं करते, कुछ और भी काम करते हैं। बहुत बार ये जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के लिए काम नहीं करते, वो अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। अभी उनके जो इंटरेस्ट है वो अलग हो सकते हैं एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो लोग जो सोच रहे हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज करती है या पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? अभी ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जो लीडर्स है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड है, जो लीडर्स है वो बस पावर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए? वन वे टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका नॉलेज बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनका कैरेक्टर सुधारने का काम करना चाहिए, उनके जो इथिक्स है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या इथिकल बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए। अभी अदर रियलिस्टिक वेज क्या है? टू सेटअप अ सिस्टम वेयर द पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो। और एक दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो सच्ची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। और जो ऐसे लीडर्स जो बस पैसा खा रहे हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनको क्या मिलनी चाहिए? पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। हु डिसाइड्स द रिवॉर्ड और पनिशमेंट? अभी कौन डिसाइड करता है कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए या रिवॉर्ड मिलना चाहिए? ये है सिंपल आंसर उसका, द पीपल। जो कंट्री के जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है, उनके पास अधिकार होता है किसको पनिश करना है, किसी को रिवॉर्ड करना है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। अभी जो इलेक्शन होते हैं रेगुलरली, हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें जो पब्लिक होती है वो एक को रिवॉर्ड देती है और दूसरे को क्या कर देती है? पनिश करती है। ठीक है,
they know that if they raise issues that people want to be raised, the popularity and chances of victory will increase in the next election. अब ये लीडर्स को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को भी पता होता है कि हम ऐसे इश्यूज जब रेज करेंगे जो लोगों के इश्यूज है, तो हमारे जो जीतने के जो चांसेस है, वोट बेस बढ़ाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो बीजेपी 2014 में जब आए थे, तो बीजेपी ने राम मंदिर का इशू उठाया था, ठीक है, राम मंदिर का जो इशू उठाया था, तो राम मंदिर के इशू की वजह से उनको बहुत सारा वोट बेस मिला और वो काम उन्होंने करके भी दिखाया। तो ये जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोगों की आवाज होती है वही अपना इशू बनाने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा उनको वोट मिले। इफ द लीडर्स फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। पर ये जो लीडर्स है अगर फेल हो जाते हैं, उनके प्रोमिसेस वो अगर दे रहे कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, और वो काम वो टाइम पे नहीं कर पा रहे और विद इन 5 years नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट ईयर में पब्लिक मेक श्योर करती है कि उनको वोट ना मिले या वो इलेक्शन में उनको सीट ना मिले। So if a political party is motivated only by the desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। अभी भले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको पावर चाहिए, पर पावर कब आएगी, जब वो लोगों का सुनेंगे या लोगों का वेलफेयर करेंगे, तभी उनको पावर मिलने वाली। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बात हम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको काम करना ही पड़ता है लोगों के लिए। दिस इज अ बिट like the way market works, even if the shopkeeper is interested only in the profit, he is forced to give good services to the customer। अभी मतलब ये एक एग्जांपल से भी समझा जा सकता है कि अगर एक शॉपकीपर है, उसको भले ही लोगों की चिंता नहीं है, बस उसको प्रॉफिट की चिंता है, पर उसको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो लोगों की चिंता करेगा या लोगों के कस्टमर्स के नीड्स के बारे में समझेगा। इफ इट डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। अगर उसने कस्टमर्स की चिंता नहीं की, तो वो शॉपकीपर को छोड़ के लोग क्या करेंगे, दूसरे शॉप्स में चले जाएंगे। Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people। मतलब ये जो कंपटीशन हम जिसकी बात कर रहे थे, जिसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स है, पर इसमें क्या हो रहा है कि जो एट द एंड ऑफ द डे जो लोग होते हैं उनको बेनिफिट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो कंपटीशन होता है उसमें बहुत तकलीफें होती है, डिविजन्स होते हैं, बहुत अगलीनेस है, वहाँ पे लोगों को तकलीफ भी बहुत होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे से एलिगेशंस लगाती है, झगड़े करती है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो बेनिफिट होता है वो किसको होता है, लोगों के लिए होता है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? अभी हमारा कौन सा सिस्टम है इलेक्शन का? अभी इंडिया में 2 हाउसेज है, हम लोगों को पता है इंडिया में 2 हाउसेज है, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। अभी ये दोनों हाउसेज के बारे में समझते हैं। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस। अभी जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है और हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। सब मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं और लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। ऑन द अदर हैंड राज्यसभा जो है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस। और इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। मतलब ये स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ये राज्यसभा में आके बैठते हैं। अभी इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, अभी लोकसभा के मेंबर्स का कैसे इलेक्शन होता है, डायरेक्टली बाय द पीपल। मैंने जैसे पहले बताया काउंसिल ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किससे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से। अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली ये कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है। तो ये जो लोकसभा है यहाँ के जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज है, ठीक है, एमएलए और एमएलसीज है। अभी मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। आज प्रेजेंट में कितनी स्ट्रेंथ है, 543 है। 545 हुआ करती थी, पर दो एंग्लो इंडियन जो थे वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी, इसलिए 543 हुआ है। और ये मैक्सिमम राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। अभी पावर्स क्या है मनी बिल के रिगार्डिंग? मनी बिल मतलब अगर कोई भी पैसा रेस करना है, मनी से रिलेटेड कोई भी बिल वो पास कर रहे हैं उसको मनी बिल बोला जाता है। तो लोकसभा जो होती है इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा रिगार्डिंग द मनी बिल। मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं, पर राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होते हैं। वो बस फॉर द टाइम बिंग 14 डेज तक वो बिल को क्या कर सकती है, पेंडिंग रख सकती है, पर उसके बाद अगर फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, बिल को पास करना पड़ता है। मतलब बस 14 दिन तक वो बिल को रोके रख सकते हैं, उसके बाद वो उनको पास करना पड़ता है। अभी कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी जो लोकसभा होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कौन होते हैं, ये एक्चुअल में कंट्री चलाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मोदी जो है, मोदी प्लस उसका कैबिनेट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये कैबिनेट में कौन आ जाएंगे, ये इसमें अमित शाह आ जाएंगे,
ठीक है, राजनाथ सिंह आ जाएंगे, राजनाथ सिंह के बाद पीयूष गोयल जी आ जाएंगे, जो सब नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी ये जो पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मोदी जी है, अमित शाह, ये सबको सबको किसको आंसर करना पड़ता है? लोकसभा को आंसर करना पड़ता है कि अगर कोई काम हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब मोदी जी इज आंसरेबल टू द लोकसभा। आज राज्यसभा के लिए कोई आंसरेबल नहीं होता, राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years। अभी इंडिया में जो लोकसभा की इलेक्शंस और विधानसभा की जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। अभी 5 साल खत्म होने के बाद जो सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म होने में आ जाती है, और जो लोकसभा होती है वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। वापस नए इलेक्शंस होते हैं और नए मेंबर्स आके वापस हाउस में बैठते हैं। जनरल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन मतलब इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। मतलब जनरल इलेक्शन मतलब क्या? हर जगह पे जब अगर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो 5 साल में एक बार होंगे, ठीक है, तो इसको जनरल इलेक्शंस बोला जाता है। पर बाय इलेक्शन मतलब क्या कि विद इन द 5 years, अगर ये 1 साल है, ये 2, 3, 4 और 5 साल, ये 1 साल में अगर कोई आदमी या कोई मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हो गया, ठीक है, पर 2-3 साल बाद उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे नया मेंबर इलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए बाई इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो बाई इलेक्शंस मतलब क्या कि कोई भी अगर आदमी है, कोई भी मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन करता है या मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, तो उसके लिए वापस इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसको बाई इलेक्शन बोले जाते हैं। अभी ये है इंडिया की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की कितने कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से स्टेट्स में कितने मेंबर्स है। इन आर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज एरियाज आर कॉल्ड एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब मैंने पहले ही बताया था, एक छोटे से यूनिट। अगर ये यूनिट की बात करें तो ये क्या हो गया? एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, ठीक है। ये इसकी बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, ठीक है। तो वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। अभी ये एक यूनिट के जो वोटर्स है, जितने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे? यहाँ से एक आदमी को इलेक्ट करके देंगे। तो ऐसे कितने स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखो कितने कितने मेंबर्स है। आंध्र प्रदेश है, उसमें 25 सीट्स है, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स है, आसाम में 14 है, बिहार में 40 है। यहाँ पे हर एक स्टेट के कितने सीट्स है, ये महाराष्ट्र के देख सकते हो 48 है, और सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो है उत्तर प्रदेश के। इसलिए बोला जाता है इंडिया में, इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से चलता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है, तो जिस भी पार्टी का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसके सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, और उसके सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं लोकसभा में अपनी गवर्नमेंट बनाने में, या लोकसभा के मेंबर्स उसके ज्यादा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी गवर्नमेंट होगी वो कौन डिसाइड करेगा? उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके मेंबर्स ज्यादा है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी इंडिया जो है वो कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 543 टोटल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो अलग अलग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब 543 एरियाज में से 543 मेंबर्स इलेक्ट होके कहां पे बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इश्यूज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। अभी जो भी मेंबर यहाँ पे लोकसभा में होता है उसको क्या बोला जाता है? एमपी बोला जाता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। One of the feature of the democratic election is that every vote should have equal value। अभी जो डेमोक्रेटिक फीचर है उसका क्या वैल्यू है? उसका क्या मतलब होता है? 1 person is equals to 1 vote, ठीक है। That is why our constitution requires that each constituency should have roughly equal population living with it। इसलिए क्या किया जाता है? मेक श्योर किया जाता है कि इंडिया में जितने भी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसमें क्या होना चाहिए? मेजोरिटी मतलब इक्वल पॉपुलेशन इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल पॉपुलेशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अगर 10 लाख लोग हैं तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 10 लाख लोग होने चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। स्टेट लेवल, अभी स्टेट लेवल की बात करें, अभी जो लोकसभा था ये सेंट्रल लेवल पे था, अभी स्टेट लेवल पे 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो स्टेट होते हैं ये स्टेट भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ के जो मेंबर्स इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको एमएलएस बोला जाता है। जो सेंट्रल लेवल पे होता है उनको एमपीज बोला जाता है, और जो स्टेट लेवल के उनको एमएलएस बोला जाता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक स्टेट के जो लेवल पे असेंबली इलेक्शंस होते हैं वहां पे क्या होते हैं? अलग अलग यूनिट्स होते हैं। एक स्टेट में छोटे छोटे अलग अलग वार्ड्स होंगे, वो वार्ड से लोग क्या हो जाएंगे? इलेक्ट होंगे, वो एमएलएस बनेंगे। अभी विलेज लेवल पे कैसे होता है? ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। अभी जो विलेजेस होते हैं वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोल सकते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। अभी एक जो वार्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पे एक विलेज की बात करें तो एक विलेज में ये एक वार्ड हो सकता है, ये दूसरा वार्ड हो गया, ठीक है, ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4। अभी हर एक वार्ड में से क्या होता है, एक मेंबर चूज होता है, यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। अभी यही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या बोला था, ये सीट बोली जाती है। मतलब अगर यहाँ से एक मेंबर आ रहा है तो यहाँ की एक सीट, यहाँ से मेंबर आ रहा है तो यहाँ पे एक सीट, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब इंडिया का जब 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे तो उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना था, ठीक है। उन्होंने बहुत उनके एंसेस्टर्स ने अनटचेबिलिटी सहन की, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, तो इसलिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई। तो ये कौन थे, ये SC ST और OBC कैटेगरीज के लोग थे, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व हुआ करती थी। In an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. अभी ये जितने भी बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, जब SC ST और OBC की हम जब बात करते हैं, तो अगर इनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हुआ करते थे, इकोनॉमिकली या सोशली भी बैकवर्ड थे, तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई कि ये लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। They may not have the required resources, education and contacts to contest and win election. मतलब इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हो सकते, इतना पैसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कंडक्ट करे, इतना एजुकेशन भी नहीं है उनके पास और इतने कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है कि इलेक्शन में खड़े हो जाए और इलेक्शन में उनको कोई वोट करे। Those who are influential and रिसोर्सफुल में प्रिवेंट वीकर सेक्शन फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। अभी पॉलिटिक्स में जो भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा दबदबा है, तो वो क्या करेगा, वो बाकी के लोगों को दबाने की कोशिश करेगा और खुद जीतने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे ज्यादा दबाए जाने वाले लोग कौन से हो जाते हैं, ये SC ST और OBC कैटेगरी के लोग हो जाते हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व सीट्स प्रोवाइड किए। इफ दैट हैपेंस, आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ये नहीं किया जाता तो ये जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है SC ST की, इनको इक्वल अधिकार नहीं मिलता, इक्वल राइट नहीं मिलते डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन though of a special system of reserve constituencies for the weaker section, some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste। इसलिए क्या किया जाता है, जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है, किसके लिए सीट्स रिजर्व है, SCs के लिए और STs के लिए, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इन SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अभी फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी। अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर ये सीट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है SC के लिए, तो यहाँ पे जो भी लीडर होगा वो SC का ही होगा, ठीक है। और यहाँ के यूनिट्स के लोगों को, ये यूनिट के लोगों को किसको वोट करना पड़ेगा, ये SC मेंबर को ही वोट करना पड़ेगा। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर ST। अभी ये सेम जो SC के लिए है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम किसके लिए रिजर्व हो सकती है, ST के लिए भी हो सकती है। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। अभी लोकसभा में जो 84 सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व्ड है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने सीट्स रिजर्व्ड है, 47 सीट्स रिजर्व्ड है। मतलब ये सीट्स में से जो लीडर्स होंगे वो क्या होंगे, वो शेड्यूल कास्ट से ही बिलोंग करेंगे और यहाँ के जो 47 जो लीडर्स है वो शेड्यूल ट्राइब में से ही बिलोंग करेंगे। मतलब इनको क्या मिलेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Thus the number is proportion to the share in the total population. Thus the reserve seats for SC ST do not take away the legitimate share of any other social group। अभी इनको भले ही रिजर्व सीट्स दे दी पर ये रिजर्व सीट्स देने से किसी दूसरे सोशल ग्रुप को हैम्पर नहीं हुआ है या किसी सोशल ग्रुप को क्या बोलते हैं उसको कि Thus the reserve seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। अभी ये जो SC ST को जो भी रिजर्व सीट्स दिए जिस उसके वजह से किसी दूसरे ग्रुप को असर नहीं हुआ है, सबको इक्वल राइट्स मिले हैं। The system of reservation was extended later to the weaker section at the district and local level। अभी यही रिजर्वेशन कहाँ पे दिया गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिया गया और विलेजेस लोकल लेवल पे भी दिया गया, ठीक है। इन मेनी स्टेट सीट्स इन द रूरल पंचायत एंड अर्बन म्युनिसिपल एंड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर द OBCs एज वेल। अभी जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, जो पंचायत, जो विलेज लेवल पे जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे भी अभी इनको क्या दिया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, रिजर्व सीट्स रखी जा रही है OBCs के लिए भी। However, the proportion of the seats reserve varies from state to state। अभी जो ये जो रिजर्व सीट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग हो सकता है, राजस्थान में अलग हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है, तमिलनाडु में अलग हो सकता है।
सिमिलरली वन थर्ड ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर वुमेन। अभी हम लोगों ने पंचायत में पढ़ा था कि वन थर्ड ऑफ द सीट्स किसके लिए रिजर्व थी विलेज लेवल पे, वुमेन्स के लिए रिजर्व थी। तो वुमेन के लिए भी क्या किया जा रहा है, रिजर्व सीट्स रखी जा रही, मतलब उनकी भी आवाज सुननी चाहिए गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है वोटर लिस्ट। अभी जो वोटर लिस्ट है ये क्या होती है, वोटर लिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ द पर्सन एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। अभी इलेक्शन होने से पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है कि एक स्पेसिफिक अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक यूनिट है, एक यूनिट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कितने लोग इलिजिबल वोटर्स है, इलिजिबल वोटर्स मतलब क्या, जिनका एज 18 से ऊपर हो गया है और वो वोट कर सकते हैं और वो इंडिया के सिटीजन्स है। इलिजिबल वोटर्स की क्या बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, उनके नाम लिखे जाते हैं ये लिस्ट पे, ठीक है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली नोन एज इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। यही लिस्ट को क्या बोला जाता है, वोटर लिस्ट बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। अभी ये जो गवर्नमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वोटर लिस्ट है वो बनाए और वोटर लिस्ट के हिसाब से सब लोगों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का। फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। अभी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसका पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लीडर चूज करने में। उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या, एनीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 18 हैज अ राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, ठीक है। इन प्रिंसिपल एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, ठीक है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट। कोई भी आदमी विदाउट एनी रीजन उसको वोटिंग का अधिकार छीना नहीं जा सकता। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड अबव 18 एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। आप अगर 18 के हो जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है, आप मतलब जाके वोट कर सकते हो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से। every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, मतलब irrespective आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप मेल है फीमेल है, कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो तो आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote। अभी कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स हैं और वो अनसाउंड माइंड के मतलब पागल है, साइको है, तो वो लोगों को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनका वोटिंग का अधिकार छीन सकती है। But only in the rare situations. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on a voter list। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वोटर लिस्ट बनाने की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वोटर लिस्ट बनाने की। एज द न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। अभी जैसे भी कोई भी आदमी ये साल में अगर उसके 18 हो गया, ठीक है, 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, 18 होने के बाद वोटर लिस्ट जो है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, उसका नाम ऐड करते करते रहती है, जो लिस्ट है वो रिन्यू होती रहती है। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस ऑफ दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। अभी जो भी आदमी है, जो भी सिटीजन है जिनकी डेथ हो गई है या जो कंट्री छोड़ के बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए, ठीक है, तो वो उनका नाम ये वोटिंग लिस्ट में से क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। A complete revision of the list takes place every 5 years। अब ये पूरा जो लिस्ट है ये कब रिवाइज किया जाता है, हर 5 साल में किया जाता है। दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ये क्योंकि ये जो वोटिंग लिस्ट है ये क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, हर एक आदमी को इक्वल राइट मिलना चाहिए इसलिए। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अभी नया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि ये जो वोटर यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये वो क्या होता है, ये वोटर आईडी कार्ड होता है, ठीक है, आधार कार्ड जैसा ही होता है, पर ये वोटर आईडी कार्ड, वोटिंग के टाइम पे ये कार्ड तुमको दिखाना होता है जिससे तुम पता चलता है कि आप वोटिंग के एलिजिबल हो, आपका 18+ एज हो गया है एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card और ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वोटिंग का जो कार्ड है वो कंपलसरी है, आप उसमें आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हो और आप वोट कर सकते हो। और ये वोट करने के बाद आपकी जो अंगूठा, आपकी जो ये उंगली होती है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, मार्क लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मार्क, क्योंकि आप वापस जाके वोट ना करो, मतलब डबल वोटिंग नहीं होना चाहिए इसलिए। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। अभी जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, कोई भी पार्टी होती है वो क्या करती है, अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े करती है। अगर इलेक्शन करना है तो फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक लीडर खड़ा करेंगे, महाराष्ट्र के बाद अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भी एक लीडर उनको खड़ा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गए, उनके कैंडिडेट्स हो गए। तो कौन सा एरिया से कौन से पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा होने वाला है ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती है।
वी नोटेड अबाउट दैट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं लोगों को क्या मिलना चाहिए, अच्छा चॉइस मिलना चाहिए। दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। मतलब आज इंडिया में कोई भी आदमी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। वो कोई भी रिलीजन का हो सकता है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, हर किसी को इक्वल राइट होता है इलेक्शन में खड़े होने का और वोट भी करने का। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, मतलब कोई भी आदमी जो वोट कर सकता है वो कैंडिडेट भी बन सकता है, मतलब इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स, मतलब आपको अगर लोकसभा राज्यसभा में कैंडिडेट बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। पर आपको अगर वोट करना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग एज बताया था, प्राइम मिनिस्टर आपको बनना है तो मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए आपकी उम्र। चीफ मिनिस्टर और आपको कोई भी ये बनना है तो मेंबर बनना है तो 25 आपकी एज होनी चाहिए। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। अभी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर अलग से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। बट देयर अप्लाइज इन द वेरी एक्सट्रीम केसेस, पर बहुत एक्सट्रीम जो केसेस होते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है। अगर उसका जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है तो उसको क्या किया जाता है, डिबार्ड किया जाता है, इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देते। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल। अभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो अपना कैंडिडेट है उसको नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शिवसेना की बात करेंगे तो शिवसेना क्या करेगा, अपना एक लीडर है वो उसको चूज करेंगे, और वो लीडर चूज करने के बाद वो लीडर जो होता है वो जो शिवसेना का जो सिंबल है वो यूज कर सकता है, शिवसेना का नाम यूज कर सकता है और इलेक्शन जीत सकता है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड एज पार्टी टिकट। अब ये पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है इसको पार्टी का टिकट बोला जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि पार्टीज के टिकट के लिए लोग बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत सारे जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो ये पार्टी टिकट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक कैंडिडेट है, ठीक है, और यहाँ पे शिवसेना है। अभी शिवसेना ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, लोग जानते हैं उनको, उनके बहुत सारा हर जगह पे उनका प्रेजेंस है। ठीक है, तो अभी ये शिवसेना के नाम से भी बहुत सारे वोट्स आ जाते हैं। तो अगर कोई ये कैंडिडेट है वो अगर उसको शिवसेना का नाम यूज करना है तो उसको शिवसेना के पहले पार्टी में जाना पड़ेगा, वो पार्टी से टिकट लेना पड़ेगा कि ये पार्टी की तरफ से मैं स्पेसिफिक एरिया में ये स्पेसिफिक प्लेस से मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये पार्टी का जो सपोर्ट है ये आदमी को मिल जाता है, पार्टी का सिंबल मिल जाता है, पार्टी की सारी जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, और ये जो आदमी है ये शिवसेना के नाम से इलेक्ट होके आता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पार्टी टिकट। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट इलेक्शन हैज टू फिल नॉमिनेशन फॉर्म। अभी कोई भी आदमी है उसको अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो उसको नॉमिनेशन फॉर्म पहले भरना पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ कुछ जो पैसे होते हैं वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं, पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अगर इलेक्शन नहीं जीत रहे हो और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोट्स भी आपको नहीं आ रहे तो ये आपका जो डिपॉजिट होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जमा कर लेता है, आपको वापस नहीं मिलता। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी एक न्यू सिस्टम डेवलप हुआ है डिक्लेरेशन की, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया इनोवेशन लाया है, नोटा। नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल अपनी जो ईवीएम मशीन होती है, ये ईवीएम मशीन में यहाँ पे बटन होता है, ये पार्टी का नाम होता है, उसका फोटो होता है कैंडिडेट का। ठीक है, ये ऐसे बटन होते हैं। अभी ये जो नोटा बटन है, नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव ऑप्शन। मतलब अगर जो लोग है वहाँ के जो लोग हैं अगर ऊपर के कैंडिडेट्स को छोड़ के ये नोटा बटन ज़्यादा लोगों ने अगर प्रेस कर दिया, अगर लोगों को लग रहा है कि ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, या वो सही नहीं है कैंडिडेट्स। ठीक है, ये जो नोटा के ऑप्शन के हिसाब से अगर लोगों को लगता है कि ये जो ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट्स, या उन्होंने इलेक्शन में खड़े होना ही नहीं चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, ये जो नोटा का जो बटन है इसको दबाएंगे। ठीक है, अगर नोटा ये बटन को अगर ज़्यादा वोट मिलते हैं तो ये ऊपर के जो कैंडिडेट्स है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्शन के लिए डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगले 5 साल के लिए ये लोग इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नोटा, और ये इनोवेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने लाया है। इफ यू हैव द राइट टू लाइक, यू हैव अ राइट टू डिसलाइक ऑल्सो। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अभी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, नॉमिनेशन होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक एफिडेविट करना पड़ता है। एफिडेविट मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जिसमें तुम जो भी चीज़ें स्पेसिफाई करते हो तो वो सच है, ये ऐसा तुम इलेक्शन कमीशन को बताते हो। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट में जितने भी क्रिमिनल केसेस है, जितने भी पेंडिंग केसेस है, वो उनको उसमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। अगर उनके अगेंस्ट में मर्डर केसेस चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में रेप केसेस चल रहे हैं, तो वो सब उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेसिफाई करना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली। अभी पूरे जो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने असेट्स है,
उनके ऊपर कर्जा कितना है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, गाड़ियाँ कितनी है, उनके फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है, उनकी उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब उनको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, अभी जो कैंडिडेट है उसका एजुकेशन क्या है, वो 12वीं फेल है, 10वीं पास है, ये सब उनको क्या करना पड़ता है, ये एफिडेविट में स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब लोगों को पता चले कि जो कैंडिडेट है, ये जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है पार्टी का, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितने उसके पास प्रॉपर्टी है, कितने केसेस उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। अभी ये जो इंफॉर्मेशन ये क्या करनी पड़ती है, सब लोगों को बतानी पड़ती है, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ती है। This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate। और ये जो लोग होते हैं उनके लिए क्या हो जाता है, फिजिबल हो जाता है आदमी को चूज करना, आदमी को वोट करना। अगर आपको पता चल रहा है कि कोई कैंडिडेट है, उसका क्राइम रिकॉर्ड बहुत भयानक है या बहुत सारे मर्डर केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, तो आप जरूरी उसको वोट करोगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे लोगों को क्या मिल जाती है, क्लैरिटी पिक्चर मिल जाता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाय द इलेक्टोरल कैंडिडेट। अभी इलेक्शन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, कोई क्या क्वालिफिकेशन है। इंडिया में आपको अगर पॉलिटिकल लीडर बनना है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। व्हाई इज देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच इंपॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर एनी अदर जॉब। अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर सरकारी नौकरी करना है, आपको आईएएस का जॉब चाहिए, तो आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। ये बड़े बड़े जॉब्स के लिए बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस लगते हैं। पर ये अगर अब प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, ये इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर है, ये भी स्टेट की बड़ी पोस्ट होती है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जरूरी है क्वालिफिकेशन, क्योंकि आईएएस जैसी पोस्ट है, ये तो पीएम से तो छोटी ही पोस्ट है, तो उसके लिए अगर यूपीएससी इतने हार्डेस्ट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए। अभी समझते हैं कि क्या जरूरी है कि नहीं है क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो हर जॉब के लिए मैंडेटरी नहीं होते। जस्ट एज अ क्रिकेटर नीड्स एन एबिलिटी टू प्ले वेल इररेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर एन एमएलए एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई क्रिकेटर है, उसके पास एजुकेशन है और नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके जो क्रिकेट खेलने की जो स्किल्स है वो देखी जाती है। उसको बॉलिंग अच्छी आती है कि नहीं, वो बैटिंग अच्छे से करता है कि फील्डिंग अच्छे से करता है कि नहीं, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे जब पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की हम जब बात करते हैं, तो वो लोगों के कंसर्न समझते हैं कि नहीं, उनका मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके क्वालिफिकेशन से, ठीक है। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अभी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा भी दिया, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी लोग इलिटरेट लोग हैं पर लोगों की वेलफेयर का काम उन्होंने बहुत किया है, तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजंस द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। For example, if the graduation is made compulsory qualification, then 90% of the citizen will become ineligible to contest election। अगर मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन भी अगर क्वालिफिकेशन लगा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो 90% ऑफ द जो पब्लिक है उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करते नहीं आएगा। मतलब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और डेमोक्रेसी क्या करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इसलिए कोई क्वालिफिकेशन का बार या कोई लिमिट सेट नहीं की है। इलेक्शन कैंपेन्स, कैंपेन मतलब क्या होता है, कैंपेन मतलब जब इलेक्शंस के पहले जो भी पार्टीज होती है वो क्या करती है, अपना जो विजन्स है, अपना विजन, गोल प्रॉमिसेस लोगों को बताती है कि हम अगर गवर्नमेंट में आ गए, हम अगर इलेक्ट हो गए तो हम लोगों के लिए ये काम करेंगे, उसको कैंपेनिंग बोला जाता है, ठीक है। मेन पर्पस ऑफ द इलेक्शन गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी कैंपेन का मेन पर्पस क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको क्या मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए उनके पॉलिसीज बताने का, कि उनकी पॉलिसीज क्या है, वो कौन से पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर जीत गए तो कौन से लोगों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे। वाई कैंपेन इज कंडक्टेड, अभी ये कैंपेन क्यों कंडक्ट किया जाता है, टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन। ये कैंपेन जो कंडक्ट किया जाता है ये लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए किया जाता है, कि लोगों को भी पता चले, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो लीडर्स है उनको मौका मिले लोगों के साथ डिस्कस करने का, कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और वो नए नए पॉलिसीज कौन से ला सकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। इन इंडिया सच कैंपेन्स टेक्स प्लेस फॉर अ 2 वीक। अभी इंडिया में ये कैंपेन कब होते हैं, इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले होते हैं, ठीक है, बिटवीन। अभी कौन से टाइम के बिटवीन में होते हैं, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट, जब कैंडिडेट्स की जो फाइनल लिस्ट आती है, कैंडिडेट्स की जो फाइनल लिस्ट आती है उसके बीच से डेट ऑफ पोलिंग
पोलिंग तक, ठीक है, मतलब इलेक्शन होने तक, ये बीच के 2 हफ्ते में वो क्या कर सकते हैं, अपना कैंपेन कर सकते हैं, अपना लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्टेड इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट। अभी यही टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, मीटिंग्स कंडक्ट करती है, वोटर्स के साथ मिलती है, ठीक है, वोटर्स से डिस्कस करती है, जो लीडर्स होते हैं वो पर्सनली वोटर्स से जाके मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनते हैं और अपना सपोर्ट गेन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट बेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्टेड रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। अभी ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तुम कोई भी न्यूज़पेपर देख लो, तुम कोई भी न्यूज चैनल देख लो, वहां पे सब पॉलिटिकल पार्टीज के ही डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार चल रहा होगा। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दिस 2 वीक्स। पर जो इलेक्शन कैंपेन होता है ये 2 हफ्ते तक टिका नहीं होता है। इंडिया में जो इलेक्शन अगर अगले साल हो रहा है तो पिछले 23 मंथ्स पहले से ही लोग, पार्टीज जो होती है वो क्या करती है, अपना तैयारी चालू करती है। अभी 2024 नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो देखो आप जनवरी से ही तैयारी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज ये तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देती है, ठीक है। In election campaign, political parties try to focus public attention. In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. अभी political parties campaigns में क्या करती है, जो बड़े बड़े issues होते हैं उसके ऊपर फोकस करती है लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर का इशू उठाया था, ठीक है, कश्मीर का 370 का इशू उठाया था, फिर राम मंदिर का इशू उठाया था, ठीक है। राम मंदिर के इश्यूज के बाद उन्होंने, उनके बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज थे, उन्होंने वो रेस किए थे और इसके हिसाब से उन्होंने अपने प्रोमिसेस रखे थे। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू द इशू एंड गेट देम टू वोट। अभी यही इश्यूज रेस करके वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और बोलते हैं कि आप हमको वोट करो, हम ये प्रॉब्लम्स क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यूज ऑफ स्लोगन इन डिफरेंट इलेक्शंस। अभी जो स्लोगन्स है वो अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग स्लोगन्स यूज किए जाते हैं। बहुत बार स्लोगन्स की वजह से ही जो वोट बेस है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंडिया में तो ऐसा बहुत होता है। Some of the successful slogans given by the different political parties in various election. अभी जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने ये स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, 1971 में दिया था लोकसभा के इलेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद जो जनता पार्टी थी जयप्रकाश नारायण जी की, उन्होंने दूसरा स्लोगन दिया था 1977 में, सेव डेमोक्रेसी। किससे सेव करना था, इंदिरा गांधी से डेमोक्रेसी को सेव करना था, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। अभी ये अलग अलग स्लोगन्स यूज होते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ठीक है, ये स्लोगन दिया था। मोदी जी ने क्या स्लोगन दिया था, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद हटाओ, ठीक है। ये अलग अलग स्लोगन्स क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स उसको रेस करते हैं और पब्लिक का जो वोट बेस है वो खींचने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ द स्लोगन और क्या है, लैंड टू द टीलर्स। अभी ये जो लैंड टू द टीलर्स है ये स्लोगन किसने दिया था, ये लेफ्ट फ्रंट ने दिया था, मतलब जो भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं उन्होंने दिया था 1977 के इलेक्शन में, ठीक है। अभी प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये स्लोगन किसने दिया था, ये एनटी रामाराव ने दिया था, जो तेलुगु दसम पार्टी के जो लीडर है आंध्र प्रदेश में, जो 1983 में इन्होंने ये स्लोगन दिया था। In a democracy, it is best to leave the political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want. अभी जो डेमोक्रेसी में क्या, डेमोक्रेसी का सोल क्या है, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसको जो करना है वो कर सकता है, पर विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉज। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको भी बहुत छूट मिलती है कि वो उनका कैंपेन कैसे रन करे, वो अपने हिसाब से अपना कैंपेन्स रन करते हैं। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फ्री एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। मतलब ये जो कैंपेन है ये रेगुलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो छोटे मोटे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या छोटे मोटे पार्टीज है उनको भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए कम्पीट करने का। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अभी जो इलेक्शन के जो लॉज होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करती है। मतलब ये क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं रूल्स तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये पार्टीज क्या, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आदमी को ब्राइब नहीं कर सकती, मतलब उसके वोट खरीद नहीं सकती, या किसी को थ्रेटन नहीं कर सकती, धमका नहीं सकती वोट करने के लिए, ठीक है।
उनको अपील नहीं कर सकती लोगों को कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगना, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आज जो बीजेपी है वो गवर्नमेंट में है, तो बीजेपी गवर्नमेंट की कोई रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का पैसा नहीं यूज कर सकती, गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं यूज कर सकती, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उनको अपने कैंपेन के लिए यूज नहीं कर सकती, ठीक है। अभी कोई भी पार्टी जो है वो एक लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस में 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती। अभी जो रूल्स होते हैं ये क्यों बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल पार्टीज पे कंट्रोल रखने के लिए और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने के लिए। इफ द पॉलिटिकल पार्टी डज सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये रूल्स मानने से मना कर देता है तो उनका जो इलेक्शन है वो क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to the model code of conduct। इसलिए सब पॉलिटिकल इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने क्या किस पे एग्री किया है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब ये क्या होता है? ये रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? सेट ऑफ नॉर्मल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये ऐसे बस क्या होते हैं? गाइडलाइंस मतलब रूल्स जो सब पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda। मतलब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कोई भी जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो कैंडिडेट है वो अपने कैंपेन के लिए कोई भी मंदिर यूज नहीं कर सकता, कोई भी मस्जिद यूज नहीं कर सकता, कोई चर्च यूज नहीं कर सकता अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, अपने पॉलिसीज बताने के लिए। अभी कोई भी आदमी, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट के व्हीकल्स नहीं यूज कर सकता, एयरक्राफ्ट नहीं यूज कर सकता, ठीक है। जो ऑफिसर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उसको भी यूज नहीं कर सकता। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अभी एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो कोई भी मिनिस्टर कोई भी प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन इनाग्रेशन होता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकता, ठीक है, बड़े बड़े पब्लिक फंडिंग नहीं कर सकता। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या होता है? बैन होता है। इससे क्यों ये फाउंडेशन स्टोन पे क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे एक पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है लोगों के बीच में, और उससे बेनिफिट किसको हो जाता है? फिर जो पार्टी गवर्नमेंट में उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेक श्योर करती है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा फायदा हो। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव? इंडिया में जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कितना खर्चा होता है एक इलेक्शन में, ठीक है। द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट 3,500 करोड़ इन कंडक्टिंग द लोकसभा इलेक्शन। मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें कितना खर्चा होता है? 3,500 करोड़ का खर्चा हो जाता है, ठीक है। ये 2014 का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। डैट वर्क्स आउट टू 40 रुपीज़ पर पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। मतलब इंडिया में जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है, वो पर वोटर कितना खर्चा हो रहा है? 40 रुपीज़ पर वोटर खर्चा हो रहा है। दिस अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड। Roughly speaking, the expenditure made by the government parties and candidates was around 30,000 crores and 500 रुपीज़ पर वोटर। पर ये जो है, ये जो डेटा दिया हुआ है, ये 3,500 करोड़ का जो डेटा दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। पर एक्चुअल में अगर हम देखे जाए रियलिस्टिकली, जो देखा जाए छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, ठीक है, उसको भी काउंट किया जाए तो एक्चुअल जो खर्चा हो रहा है वो 30,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है। मतलब पर वोटर कितना खर्चा हो रहा है? 500 रुपये पर वोटर खर्चा हो रहा है। आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 138 CR है। अगर 500 हर एक कोई खर्चा कर रहा है तो कितना बड़ा खर्चा हो जाता है, ठीक है। Some people say that elections are a burden on our people, but our poor country cannot afford to hold elections once every 5 years। ठीक है, अभी अगर इलेक्शंस भले ही इतना खर्चा होता है, इतना बड़ा बर्डन है, पर हर 5 साल में हम इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। क्यों कराते हैं? इलेक्शंस इंपॉर्टेंट किए, वो पहले ही हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इन 2005 आवर गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस। ईच सबमरीन कॉस्ट रुपीज 3,000 करोड़। Delhi hosted the Commonwealth Games in 2010. The estimates of its cost is around 20,000 crores. Are these elections too expensive? You decide। अभी ये जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें अपन करते हैं तो इसके हिसाब से इलेक्शंस तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, कौन से पॉलिसीज आनी चाहिए। तो इतना खर्चा अगर हम सबमरीन पे कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स पे अगर हम खर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्शन पे इतना खर्चा तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अभी जो इलेक्शन पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो वोटिंग होती है उसकी काउंटिंग की जाती है। द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। अभी जो इलेक्शन का जो फाइनल डे होता है, ये जो हॉलीडे होता है, ठीक है, जब भी इलेक्शन का दिन होता है वो दिन गवर्नमेंट हॉलीडे डिसाइड कर देती है, क्योंकि हर एक आदमी को क्या मिलना चाहिए? छुट्टी होनी चाहिए, और वो अपना वोट जाके दे सकता है, ठीक है। तो उस दिन छुट्टी होती है और उस दिन जो इलेक्शन होता है उसका फाइनल स्टेज होता है। दिस डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और इसी दिन को क्या बोला जाता है? इलेक्शन डे बोला जाता है। तो वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। अभी वोटिंग कैसे किया जाता है?
एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू नियर बाय पोलिंग बूथ। अभी जो भी आदमी जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है वो क्या कर सकता है, अपने नियरिंग पोलिंग बूथ पे जा सकता है जहाँ पे वोटिंग हो रहा है। ठीक है, मेजर इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द जो स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे वोटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, once the voter goes inside the booth, the election officers identify her, put a mark on the finger and allow her to cast her vote। अभी इलेक्शन में वहाँ पे तुम बूथ में जाने के बाद जो ऑफिसर बैठा होता है वो क्या करता है, तुम्हारी जो उंगली होती है वो उंगली को एक निशान कर देता है, एक निशान ब्लू मार्क का जो निशान होता है वो कर देता है, जिससे कि आप वापस ना वोट करो या डबल वोटिंग ना हो। ठीक है, और वो करने के बाद आप सीधा वो ईवीएम मशीन के पास जाते हो, अपना वोट करते हो और बाहर निकलते हो। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हर एक ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। Earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for putting a stamp on the ballot paper। अभी जो पहले जो वोटिंग होता था वो बैलेट पेपर से होता था। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स रखा जाता था और ये बॉक्स में आपको एक चिट्ठी डालनी होती थी। ठीक है, ये चिट्ठी में आपको पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम लिख के ये चिट्ठी डालनी पड़ती थी। पहले वैसे होता था बैलेट पेपर, और ये जो पेपर होते थे फिर बाद में उसको काउंट किया जाता था। बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल इज लिस्टेड। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन। अभी आज जो यूज होता है वो उसको ईवीएम बोला था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये बॉक्स वगैरह अपन यूज नहीं करते क्योंकि जो लीडर्स होते थे ये बॉक्स में बहुत सारे गफले कर देते थे, वो बॉक्स को जला देते थे या अपनी चिट्ठियाँ डाल देते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स होता था। इसलिए इंडिया ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे शिफ्ट किया है, जिससे मतलब ज़्यादा पेपर भी वेस्ट नहीं होता और काउंटिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। अभी ये जो ईवीएम मशीन है, ये फोटो में देख सकते हो आप, ये ईवीएम मशीन है। ठीक है, द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। अभी ये जो मशीन है ये कैंडिडेट का नाम दिखाती है। ठीक है, ये पार्टी का सिंबल दिखाती है। ठीक है, candidate too much own the symbols allotted by the election commission। the voter has just pressed the button against the name of the candidate। अभी वोटर को क्या करना पड़ता है, ये जो बटन है यहाँ पे ये उसको प्रेस करना पड़ता है। बस ये प्रेस करने के बाद ये जो पार्टी है, स्पेसिफिक जो कैंडिडेट है, उसको वोट चला जाता है। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू द सिक्योर प्लेस। अभी सब वोटिंग एक बार खत्म हो जाने के बाद ये जो ईवीएम्स होते हैं, ये ईवीएम्स एक जगह पे सेफ जगह पे लेके लिए जाते, उसको सील किया जाता है और फिर एक सेफ प्लेस पे उसको लेकर जाया जाता है। A few days later, all the EVMs are opened and the voters secured by each candidates are counted। और EVM खोलने कुछ दिन तक ये जो EVM होते हैं वो ओपन किए जाते हैं, उसमें जो वोट्स है वो काउंट किए जाते हैं और जो विनर होता है उसके वो विनर जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है। The agents of all the candidates are present there to ensure that the counting is done properly। अभी जो एजेंट होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो वहीं पे खड़े होते हैं और वो अपने डायरेक्शंस में अपने उनका खुद का मॉनिटरिंग होता है, उसके हिसाब से वो प्रॉपरली इलेक्शन का पूरा काम करके लेते हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। अभी जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको वहां पे क्या किया जाता है, विनर डिक्लेयर किया जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ द वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। अभी ये जो वोट काउंटिंग होता है वोटिंग का, वो हर जगह पे सेम टाइम पे होता है और ऑन द सेम डे होता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई गफला नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए टेलीविजन चैनल्स, रेडियोज, न्यूज़पेपर रिपोर्ट द इवेंट। अभी जो टेलीविजन चैनल्स होते हैं ये इनको ये जो वोटिंग का जो रिजल्ट आता है ये इनको बताया जाता है और ये पूरे हर जगह पे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। विद इन द फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड बिकम क्लियर टू हु विल बी द नेक्स्ट, हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और ये जो डिसीजन आने के बाद, ये जो काउंटिंग होने के बाद कुछ ही घंटों में पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी अभी अपना गवर्नमेंट बनाने वाली है। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अभी इंडिया के जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक है, वो हम कैसे बोल सकते हैं। Unfair practices in elections. We get to read a lot about unfair practices in election. Newspapers, TV, news channels often report about the malpractices। अभी बहुत सारे जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं इलेक्शन में, हम लोग टीवीज में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, जैसे कि इनकल्जन ऑफ फॉल्स नेम। मतलब जो वोटर लिस्ट है उसमें जो आदमी, जो लोग हैं उनकी जिनकी डेथ हो गई वो भी लोग वोट करके जा रहे हैं, मतलब उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में देखने को मिल रहा है, तो उनके नाम से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोट ले रही है। जो भी अब्रॉड चले गए, जिसने कंट्री छोड़ दिया है, उसके भी नाम से वोट हो रहे हैं कंट्री में। अभी मिसयूज, जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर रही है, मिसयूज कर रही है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने कैंपेन में यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है, उनकी बिल्डिंग्स यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी। अभी जो रिच लोग होते हैं, ठीक है, जो रिच कैंडिडेट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। अभी जो वोटर्स, जो वोटिंग का दिन होता है
या इलेक्शन डे होता है, वो इलेक्शन डे पे लोगों को पैसे खिलाए जाते हैं, ठीक है, उनको दारू पिलाई जाती है, उनको लिकर दिया जाता है, उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको कुकर दिया जाता है, फ्रिज दिया जाता है, टीवी दिया जाता है और उनके वोट खींचे जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इंडिया में क्या करता है, ये इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, ठीक है, सब इलेक्शन, जो भी इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, जैसे कि लोकसभा के हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फ्री और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। मतलब अगर ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसमें कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको चेक करने का एक ही तरीका है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। आज का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये आज ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये, इसको पीएम मोदी भी जो है वो इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ये पीएम मोदी की भी बात नहीं सुनते, किसी भी लीडर की बात नहीं सुनते, किसी भी मिनिस्टर की बात नहीं सुनते, भले कैबिनेट मिनिस्टर है, किसी की भी बात नहीं सुनते, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बट देर आर सर्टन क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्शंस आर कंट्री दैट नीड्स टू आंसर। दिस क्वेश्चंस आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है क्या, तभी इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, अगर ये रूलिंग पार्टी है तो ये इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है क्या, उनको डिसीजन चेंज करने पे मजबूर कर सकती है क्या। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उनके पास कोई पावर्स है क्या फ्री एंड फेयर इंडक्शन, ऐसे पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दे के रखे हैं क्या, जिससे वो अपना जो काम है वो फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है, और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करा सकते हैं। डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, और वो ये पावर्स एक्चुअल में यूज करते हैं कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। The answer to all this question is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and every powerful election commission. ठीक है, अभी इंडिया वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, अभी इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट है मतलब ये नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं सुनते, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का भी नहीं सुनते, किसी भी लीडर की बात नहीं सुनते। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज, मतलब इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं वही इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस एंजॉय करती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। पर एक बार अपॉइंट होने के बाद वो प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं होता या कोई गवर्नमेंट को भी आंसरेबल होता, मतलब भले ही प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहे हैं पर वो बाद में प्रेसिडेंट की बात मानना उसको जरूरी नहीं, वो प्रेसिडेंट को अपोज भी कर सकता है, ठीक है। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the election commissioner of India, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अभी भले ही कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको अगर इलेक्शन कमीशन का काम पसंद नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन का काम पसंद नहीं आ रहा है, पर फिर भी उसको वो रिमूव नहीं कर सकते, इतनी पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास होती है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच अ वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे इलेक्शन कमीशन है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स दिए, उसमें से इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है वो उनमें से एक हो जाती है कि उसके पास बहुत सारे पावर्स है। अभी क्या क्या पावर्स है इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिसीजन लेता है कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए, उसके लिए रूल्स कैसे होने चाहिए, पूरे रूल्स वो फ्रेमवर्क जो है वो खुद बनाता है। इट इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होता है, ये एक ड्यूरिंग द इलेक्शन वाले रूल्स होते हैं, वो खुद बनाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज के कितने भी बड़े नेता हो उनको ये रूल्स क्या करने पड़ते हैं, ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। During the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government powers। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या बोलती है कि आपके जो गवर्नमेंट के जो पावर्स है, आप अभी रूलिंग में हो तो वो पावर्स आप यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी आप क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते फॉर देयर इलेक्शन पर्पज। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते ड्यूरिंग द इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, ठीक है। उनको ऑर्डर सुनने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। लास्ट 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its powers and even expand them। अभी 25 ईयर से, लास्ट 25 ईयर से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और उसने जो पावर्स है, कुछ पावर्स अपने एक्सपांड भी कर लिए, ठीक है। अभी वो क्या करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो गवर्नमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
वो उसको संभालने का काम करती है कि इलेक्शन में, ड्यूरिंग द इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है कोई गलत काम ना करे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करके, ऑफिसर्स का यूज करके कोई माल प्रैक्टिसेस ना करे। व्हेन इलेक्शन ऑफिसर्स कम्स टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ और इवन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे ऑर्डर अ रीपोल। अभी अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कहीं पे जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पे कुछ गलत हुआ है, माल प्रैक्टिस हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पे फ्रॉड किया है, तो वो पूरे इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं और वापस नया इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज बट दे हैव टू ओबे। पर वो रूलिंग पार्टी को भी कभी कभी पसंद नहीं आता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे काम कर रहा है, पर उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, उनको उसको फॉलो ही करना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट और पावरफुल। अभी ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर ये इंडिपेंडेंट, अगर ये इंस्टीट्यूट, अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये पावरफुल नहीं होती या इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होते थे वो क्या करते थे, अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन को घुमाते थे। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होती तो। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in with enthusiasm। अभी इलेक्शन प्रोसेस किसी भी कंट्री का पावरफुल है कि नहीं, ये कब चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री के लोग कितना इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग वोट कर रहे हैं, कितने लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर ये इलेक्शन प्रोसेस अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे और वोटिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज द वे टू चेक द ट्रूथ ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये एक पॉपुलर पार्टिसिपेशन एक वे हो जाता है चेक करने के लिए कि तुम्हारे कंट्री में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो रहा है कि नहीं। पीपल पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर्स। वोटर टर्न आउट फिगर मतलब कितने वोटर्स अपने घर में से निकलते हैं और वोटिंग करते हैं। ठीक है, वोट करने जाते हैं। Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. ये जो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका जैसे जो कंट्रीज है वहाँ पे जो वोटिंग है वो कम हो गई है। ठीक है, वोट बेस है वो कम हो गया, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते वोट करने के लिए। पर इंडिया में जो ये जो रेट है वो क्या है, स्टेबल है या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, proportion of voters in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in large proportion। अभी इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं और अंडरप्रिविलेज्ड लोग हैं, मतलब अंडरप्रिविलेज्ड मतलब जिनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, ये लोग ज़्यादा पैमाने में, ज़्यादा प्रोपोर्शन में वोटिंग करते हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। मतलब ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज है, ठीक है, यूके है, यूएसए है, उनको अलग छोड़ के, उनसे अलग इंडिया में ये देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट्स मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। मतलब वहाँ पे उल्टा हो रहा है, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो कम वोट कर रहे हैं और जो ज़्यादा रिच लोग हैं वो ज़्यादा वोट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। Significance of elections. Common people in India attach a lot of importance to the election. They feel that through elections they can bring pressure on the political parties to adopt policies and programs favorable to them. अभी इंडिया की जो जनता है उनको क्या लगता है कि गवर्नमेंट में ये इलेक्शंस के हिसाब से या वोट को आगे इन्फ्लुएंस करके आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बना के रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने हिसाब से पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। मतलब लोगों को लगता है कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है किसी भी अपना जो पॉलिसी है वो बनाने में, कंट्री गवर्नमेंट चलाने में। Increasing voter interest. The interest of the voters in the election related activities have been increasing over the years. ठीक है, अभी जो लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है वोटिंग में या इलेक्शन में वो बढ़ता चले जा रहा है कि लोग खुद पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 ऑफ द वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज। अभी 2004 में ऐसा देखने को मिला कि जो 1/3 ऑफ जो वोटर्स है उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया पॉलिटिकल पार्टीज के कैंप्स में। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू द वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। और लोग जो है अभी वो टाइम से खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं शिवसेना का आदमी हूँ, उनको उसमें प्राउड फील होता है। ठीक है, 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी 1 out of the 7 वोटर्स जो होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, मेंबर होता है। अभी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। अभी जो इलेक्शन का जो आउटकम्स आते हैं, कोई पार्टी जो होती है वो जीत जाती है, कोई जो पार्टी होती है वो हार जाती है। ठीक है, तो ये जो आउटकम्स है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट कैसे करती है। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन has in the outcome itself. If the elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. अगर ये फ्री एंड फेयर नहीं होता तो ये जो तो हर बार कौन जीतता, जो आदमी पावरफुल है, जो ज़्यादा पैसे वाला वही जीतता। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, जो बैकवर्ड जो लोग हैं वो भी इलेक्शंस में जीतते आ रहे हैं। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डज नॉट लूज इलेक्शन। अगर
इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो जो रूलिंग पार्टी है वही हर बार जीतती, दूसरे पार्टीज को कभी चांस ही नहीं मिलता। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। अभी जो लूजिंग पार्टी होती है, अगर कोई भी इलेक्शन है रिग्ड है मतलब फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, तो वो इलेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करती आपको हारने वाली पार्टी। ठीक है, अभी डेमोक्रेसी है तो सामने वाली पार्टी को अगर पता चल रहा है कि कोई फ्रॉड हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन के साथ में कोई भी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट रख ही देते सामने। ठीक है, the outcome of India's election speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and the state level. The ruling जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करती है, वो रूलिंग पार्टी जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रूलिंग पार्टी हर बार जीते। इंडिया में देखने को मिला है जो रूलिंग पार्टी है वो स्टेट लेवल पे भी हार जाती है, कुछ स्टेट्स में हार जाती है इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि आज बीजेपी है, बहुत सारे स्टेट्स में वो आज हार गई, पंजाब में हार गई है। ठीक है, इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। मतलब ये पिछले 25 सालों में देखने को मिला है जो रूलिंग पार्टी है जो सेंटर में है वो बहुत सारे स्टेट्स में हारी भी है। ठीक है, इससे पता चलता है कि अपना जो इंडिया का इलेक्शन जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर है। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन। ठीक है, पर यूएस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो रेयरली हारता है। ठीक है, मतलब इसमें पता चल रहा है कि उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है फ्री एंड फेयर नहीं है। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलए लूज इलेक्शन। और इंडिया में 50% से ज्यादा जो एमपीज एमएलए जो इलेक्टेड है 5 साल टेन्योर होने के बाद वो वापस री इलेक्ट नहीं होते। ठीक है, द आउटकम्स ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शन। मतलब ऐसे भी लोग जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनके पास पैसे ज्यादा है, बहुत पैसे फेंक के उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, वो भी इलेक्शन में क्या हो गए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार गए। ठीक है, बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। ठीक है, बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शन डिस्प्यूटेड इलेक्शन। ठीक है, अगर कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस की हम बात करेंगे तो इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड। जो इलेक्टोरल आउटकम मतलब जो भी रिजल्ट आता है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है पीपल्स का वर्डिक्ट समझ के कि लोगों को अभी ये पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम पसंद नहीं आया इसलिए लोगों ने वोट नहीं किया है। ठीक है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी क्या क्या चैलेंजेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए? इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। अभी जो इलेक्शंस इंडिया में हो रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है कि नहीं? अभी जो इलेक्शंस इंडिया में हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो पार्टीज है वो एक्सेप्ट करती है कि अगर हम जीते हैं हम हारे हैं तो ये क्या है, ये लोगों की चॉइस है। ठीक है, ये लोग जो है वही डिसाइड कर रहे हैं उनको जीतना है, उनको कोई किसी भी पार्टी को जिताना है, उनकी पार्टीज के उनको विजन्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, However, this does not hold true for every constituency. ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में डरा धमका के मसल पावर यूज करके या बस पावर यूज करके क्या किया जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, पैसे खिलाए जाते हैं। ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो लोगों का जो वर्डिक्ट होता है, लोगों को जो मानना होता है वो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल इन हिस्ट्री ऑफ 60 years in the country. However, if we ask the deeper questions, the picture look different. अगर हमने और कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए तो इससे पता चल सकता है कि जो कंट्री का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर है कि नहीं। आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके रियल नॉलेज के हिसाब से उनको जो चाहिए वही प्रेफर किया जा रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनी जा रही है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? जो वोटर्स है उनको रियल चॉइस मिल रही है क्या, मतलब अच्छे कैंडिडेट्स उनको मिल रहे हैं क्या वोट करने के लिए? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? अभी ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इसमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है क्या? जो दलित लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको क्या फेस करना पड़ता है, बैकवर्डनेस फेस करना पड़ता है, उनके बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, उतना पैसा नहीं कर पाते। ठीक है, कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? अभी जो ऑर्डिनरी सिटीजन जो कॉमन मैन है आपके और मेरे जैसा, वो इलेक्शन में जीत सकता है क्या? ये क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है कि नहीं, ये चूज करने के लिए। टाइटल इलेक्टोरल कैंपेन। ये भी जो कार्टून है ये आप कार्टून में देख सकते हो कि ये जो पैसा है ये पैसे दिखाए जा रहे हैं, जिसके पास भी सबसे ज्यादा पैसे होंगे उसको क्या मिलेगा, वो रैंक 1 आएगा, उसके पास थोड़े कम वो 2 और ये 3 फिर 3। ये पिक्चर ये कार्टून ये डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्शन का ये एक्चुअल पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over the smaller parties and independents. मतलब जो कैंडिडेट जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो भले ही इलेक्शन जीते नहीं जीते पर उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है एज कंपेयर टू छोटे मोटे पार्टीज। ठीक है, पैसा है तो पैसे से कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ चीजें की जा सकती है, पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उतने जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। ठीक है,
In some parts of the country, candidates with the criminal connections have been able to push others out of the electoral race and secure the ticket from the majority parties. अभी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो डरा धमका के पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस जमा के रखते हैं, उन वो क्या करते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं या ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं, उनको अपने रास्ते से हटा देते हैं, पॉलिटिक्स से हटाने की कोशिश करते हैं और पार्टीज का टिकट जीतने का वो काम करते हैं. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. अभी कुछ फैमिलीज होती है वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करती है. फॉर एग्जांपल आज कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, ये गांधी फैमिली जो है वो क्या कर रही है, ये पूरी पार्टी को चलाने का काम कर रही है. ठीक है, गांधी फैमिली से ये चल रहा है और गांधी फैमिली का ही आगे प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसा यूजुअली देखा गया है. तो फैमिली सिस्टम से भी पॉलिटिकल पार्टीज चल रही है, उनको टिकट मिल रहा है. Very often elections offer little choices to ordinary citizens. To both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices. बहुत रेयरली जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको चॉइसेस मिलती है अपना रियल कैंडिडेट चूज करने की. उनके जो पॉलिसीज है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी जो पॉलिसीज होती है बहुत सिमिलर हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो जाता है कि हर कोई क्या करता है, सेम पॉलिसीज फ्रेम करने की कोशिश करता है. स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज. अब जो छोटे मोटे पार्टीज होती है उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज सफर करना पड़ता है एज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज. फॉर एग्जांपल हम अगर बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी अभी ये बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, इनका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है. अगर छोटी कोई लोकल पार्टी की हम बात करें तो ये छोटी कोई भी पार्टी इससे compete नहीं कर पाएगी. These challenges exist not just in India but also in many established democracy. अब ये जो चैलेंज है ये बस इंडिया में नहीं देखने को मिलता, पर जो बड़े बड़े डेमोक्रेसीज है, यूएसए जैसे जो कंट्रीज है, जो बहुत साल जो पहला उनका डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो उनको भी आज भी ये प्रॉब्लम्स क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. अब ये जो इश्यूज है ये किसके लिए सबसे बड़ा मैटर बन जाता है, जो सच्ची में डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reform in our electoral system. इसीलिए जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो सिटीजन्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि जो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें क्या आने चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए. That's all for the today's lecture. ये जो लेक्चर है मैंने इन डिटेल कवर किया है. If you people still have doubts, queries, you can connect me on Instagram. This is my YouTube channel. Next section में मिलते हैं. Thank you. Bye bye.